इस देश के स्पीकरों का इतिहास जब लिखा जाएगा भारतवर्ष के, तो उसमें ओम बिरला का अध्याय काले अक्षरों से और काले पन्नों में लिखा जाएगा। इतना घटिया रिकॉर्ड किसी स्पीकर का नहीं रहा हो। और इस बार विपक्ष कमजोर नहीं। आज पहला झटका अखिलेश यादव ने भी बता दिया। उन्होंने जिसको ये कहा था कि तुम कौन कौन है राहुल गांधी, अब वही राहुल है जो बार बार तुम्हारे सामने आएगा। बिरला जी ने किया क्या? बिरला जी ने सिर्फ अपने आकाओं का हुक्म माना, मानो जैसा उनके वो रोबोटिक स्पीकर हमारे देश में था। ऐसा इंसान जो अपना दिमाग घर पे रख के आए और स्पीकर की चेयर पे बैठे, बिल्कुल देवानंद की फिल्म जैसा बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, वापस आ जा आ गई राजा टाइप्स। 2019 से 24 तक जो किया, वो क्या 24 से 29 कर पाएंगे, समय बताएगा। नमस्कार। मोदी स्पीकर का चुनाव जीत गए, ओम बिरला स्पीकर तो बन गए, लेकिन विपक्ष ने एक तरफ स्पीकर का पर्चा भरवाकर और फिर स्पीकर का चुनाव संसद में ना करवाकर, वोटिंग ना करवाकर ये साबित कर दिया कि विपक्ष हार करके भी जीत गया। विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है और हर मनमानी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कसकर बैठा हुआ है। जो नरेंद्र मोदी कल तक पूछते थे कौन राहुल, आज उन्हीं राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाना पड़ गया और अब आगे अपने हर फैसले में उन्हें परछाई की तरह देखेंगे, उन्हीं राहुल गांधी को अपने आसपास देखेंगे, क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो कैसा रहा सदन की कार्रवाई, आगे क्या कुछ होने वाला है, संसद में आज जो कुछ भी हुआ है, सब पर बड़े विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक वानखेड़े सर, हम ये देख रहे हैं कि ओम बिरला चलिए स्पीकर तो बन गए, लेकिन दूसरी तरफ पहली बार इतिहास में देखने को मिला है कि सारे विपक्ष के सांसद अपने स्पीकर को बधाई कम और उलाहना ज्यादा दे रहे थे, उनको उनके पुराने कर्म ज्यादा याद दिला रहे थे। और अखिलेश यादव ने तो भयंकर बधाई दी है, वो बधाई तो मुझे लग रहा है ओम बिरला कभी भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही सामने चीजें आएगी। इस देश के स्पीकरों का इतिहास जब लिखा जाएगा भारतवर्ष के, तो उसमें ओम बिरला का अध्याय काले अक्षरों से और काले पन्नों में लिखा जाएगा। सारी परंपराएं, सारी जो एक सुचिता होती है, उन सबको ध्वस्त करते हुए, कई बार कानूनों का, रूल बुक्स जो होते हैं उसको सबको नजरअंदाज करते हुए वो मात्र एक रबर स्टैम्प बन के रहे। इस आदमी को इतना, स्पीकर जो होता है वो जब तक चुनाव नहीं लड़ता तब तक एक साथ पार्टी का सदस्य होता है, और एक बार वो उस सदन पे जब उस चेयर पे बैठता है स्पीकर का, तो पूरा सदन उसका होता है। और वो खासकर विपक्ष की ओर ध्यान देता है, क्योंकि कमजोर बच्चा होता है विपक्ष। यदि कमजोर नहीं होता तो वो सत्ता में होता, तो सत्ता पक्ष के कंपेयर में एक कमजोर बच्चा होता है, उसको स्पीकर विशेष ध्यान देता है। ये हमने कई सालों से परंपराएं देखी, मालवनकर जी से लेके बिरला मतलब सुमित्रा महाजन तक हमने ये देखा। लेकिन इसके बाद बिरला जी आए, आपने 100 से ज्यादा लोगों को निष्कासन करके बिल पास किए, बगैर चर्चा के बिल पास होते हैं। आधे आधे घंटे में देश की दिशा तय करने वाले बिल पास होते हैं। एक एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, क्या वो मार्गदर्शन मंडल जैसी चुपचाप बैठी रही? बिरला जी ने किया क्या? बिरला जी ने सिर्फ अपने आकाओं का हुक्म माना, मानो जैसा उनके वो रोबोटिक स्पीकर हमारे देश में था। रोबोट जैसा, जो कमांड उधर से आए, जैसा रिमोट कंट्रोल दबाए वैसा वो हालचाल करे। और वर्तमान में मैं पहले भी बोला था कि हो सकता है कि स्पीकर यही बनेंगे बिरला जी। उसका एक कारण ये था कि ऐसा रोबोटिक स्पीकर इनको मिलेगा नहीं दूसरा। ऐसा इंसान जो अपना दिमाग घर पे रख के आए और स्पीकर की चेयर पे बैठे, ऐसा व्यक्ति दूसरा मिलेगा नहीं। इसलिए उनके पास यही चॉइस था कि बिल्कुल देवानंद की फिल्म जैसा बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, वापस आ जा आ गई राजा टाइप्स। ऐसा ही स्पीकर चाहिए था और वो आ गया। तो जब वो स्पीकर आया तो स्पीकर को बधाई देते हैं, स्पीकर भी धन्यवाद देता है सदन को। तो जिस स्पीकर का रिकॉर्ड ऐसा है, भूतो न भविष्यति, इतना घटिया रिकॉर्ड किसी स्पीकर का नहीं रहा हो, तो उसको समझाइश तो देगा विपक्ष, क्योंकि सदन उनका भी है। और इस बार विपक्ष कमजोर नहीं। जब आपने आवाज सुनी थी यस और नो,
तो आवाज उतनी ही बुलंद थी। यस, राइट। तो सवाल ये है कि विपक्ष कमजोर नहीं है और ये विपक्ष पहले दिन से दिखाएगा। ऐसे में बिरला जी को नसीहत तो दी जाएगी। हर एक ने बिरला जी को कहा कि कम से कम अब सुधर जाइए। तो ये था, और आप अखिलेश फिर से यादव ने तो बनाए बड़ी गए हैं। भयानक बधाई दी है। उन्होंने तो कहा कि हमें उम्मीद है कि अब आप आवाज नहीं दबाएंगे और नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष पर हम कुछ भी रखेंगे आप। सत्ता पक्ष, अरे जिसके ऊपर सत्ता पक्ष का अंकुश है वो क्या अंकुश बनेगा? पॉइंट नंबर 1, आज तो चांस लिया अखिलेश जी ने बोलने का और देश के सामने बता दिया कि कैसे स्पीकर है इस देश में, आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जैसे 2019 के 24 तक चला है। 2024 से लेके 2029 तक यहाँ रोज रण होगा। यहाँ हुंकार भी भरी जाएगी और ललकारा भी जाएगा और स्पीकर के लिए बहुत मुश्किल होगा अशोक यदि सर, सदन ठीक से। जिस तरीके से ओम बिरला खड़े हुए और उन्होंने ये बात कही, जिस एटीट्यूड में उन्होंने कहा कि जब स्पीकर साहब खड़े हो जाएं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप बैठ जाएं, बार बार नहीं बताऊंगा, तो ये जो एटीट्यूड था, ये तो देखकर लग रहा है कि पिछले वाला एटीट्यूड ही वो दोबारा दोहराने वाले हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी की कोचिंग क्लासेस से पढ़े सीखे लिखे पढ़े हैं। नहीं, कोचिंग क्लासेस से पढ़े नहीं है। यहाँ एक अनरिटन रूल है, आप विपक्ष से जितनी बड़ी बदतमीजी करोगे उतने हमारे नजदीक रहोगे, उतने लॉयल कहलाओगे। विपक्ष के साथ बदतमीजी करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, रूल बुक्स की धज्जियां उड़ाना, परंपराओं को ताक पे रख देना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति लॉयल्टी दिखाने का तरीका है। तो ये जो सारे हैं ये ऐसे ही कहेंगे, मंत्री भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये इसलिए बदतमीजी नहीं करते, स्पोक्स पर्सन भी आपको ऐसी बदतमीजी करते हुए मिलेंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा बदतमीज वो उतना मोदी जी को प्रिय है। ये रूल बना हुआ है। तो बिरला जी यही कहेंगे। बिरला जी को बदतमीजी करने पे ही तो दूसरा टर्म मिला है। तो फिर वो दूसरे टर्म को तो वैसे ही दिखाएंगे। उसमें प्रज्ञा बिरला जी से सुधरने की अपेक्षा करना ये फूटे घड़े में पानी डालने जैसी बात है। उनसे अपेक्षा मत करिए। उनकी अकड़ वैसी है, वो तो ऐसी ही रहेगी। अकड़ की वजह से ही वो स्पीकर बने हैं। हाँ, अच्छा, जो उन्होंने 2019 से 24 तक जो किया, वो क्या 24 से 29 कर पाएंगे, समय बताएगा। आपको क्या लगता है, दोहरा पाएंगे वो वाला एटीट्यूड? वो दोहराने का पूरा प्रयास करेगा और विपक्ष पूरा नकेल कसेगा, क्योंकि विपक्ष भी बराबरी का है और इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, जो पिछले 10 साल से नहीं था। अच्छा, विपक्ष को अगर चुनाव नहीं कराना था, वोटिंग नहीं ही करानी थी, तो फिर क्यों के सुरेश जी जो सीनियर दलित नेता हैं उनसे उनका पर्चा भरवाया गया स्पीकर पद के लिए? ये सवाल बड़े उठ रहे हैं। इस चीज को विपक्ष की हार बताई जा रही है। नहीं, हार नहीं। विपक्ष के पास आंकड़ा तो था ही नहीं, सबको पता था। लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार के रात भर बीजेपी की गाड़ियां तो घुमाई। वो जो 55 लोग और बाकी 246 थे, सुबह तक तो ऑक्सीजन पे थे। विपक्ष ने अपना काम पूरा किया, वोट डिवीजन नहीं मांगा क्योंकि उनको मालूम था उनके पास वोट नहीं है। लेकिन बीजेपी यदि उम्मीदवार ही नहीं उतारते तो बीजेपी तो बिल्कुल गफलत में रहती। उम्मीदवार इसलिए उतारा गया कि बीजेपी को थोड़ा समझे कि टेंशन क्या होता है। मैंने कल भी बताया था, कई जगह मैंने बात की, मैंने बोला सबको पता है हारने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक मैसेज जाएगा, भाई दलित उम्मीदवार आज हारा ही ना, दलितों को जगह नहीं है। दलितों को सिर्फ रबर स्टैंड करके यूज किया जाता है, कभी राष्ट्रपति बना देंगे, कभी क्या बना देंगे, कभी क्या बना देंगे। मतलब मैं राष्ट्रपति पद की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अधिकार के पद होते हैं, जहां सबसे ज्यादा अधिकार होता है, स्पीकर का पद अधिकार का है, गृह मंत्रालय का पद अधिकार का है, वित्त मंत्रालय अधिकार का है, वहां ये लोग नहीं रहेंगे।
ये एक एक बात मैसेज और देना था। हम्म एक बात और कही जा रही है अशोक सर कि ओम बिरला को नरेंद्र मोदी इसलिए भी स्पीकर बनाना चाहते हैं कि राजस्थान में ओम बिरला को नरेंद्र मोदी पावर सेंटर बनाना चाहते हैं और वसुंधरा नहीं, राजे को और किनारे करना चाहते हैं, इस नैरेटिव फैलाने कहा के लिए। कर रहे हैं किनारे, बड़े मुश्किल से तो चुनाव जीते हैं। हम्म ओम बिरला में ताकत होती तो खुद का चुनाव चुनाव भी लाखों से जीतते, और सारा पूरा राजस्थान लेके आते 29 के 29। देखिए, पावर सेंटर तो शिवराज है, हम्म 29 लेके आए, पूरा स्टेट साफ कर लिया। ये स्थिति तो अमित शाह जी की भी नहीं और मोदी जी की भी नहीं, वो भी एक सीट हार गए। बिल्कुल। राजस्थान में ओम बिरला अपनी सीट बचा के लाए बहुत मुश्किल से। ये कांग्रेस ने दी हुई गिफ्ट है उनको, हम्म क्योंकि जो उम्मीदवार वसुंधरा जी को छोड़ के बीजेपी कांग्रेस में आया, उसको चुनाव लड़वाया कांग्रेस ने। सिर्फ कांग्रेस ने बी फॉर्म दिया, उसके बाद कांग्रेस ने कोई मदद नहीं की। कोई बड़ा नेता उनके यहां प्रचार में नहीं गया, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं हुई। यदि एक बार राहुल या प्रियंका वहां चली जाती तो शायद बिरला जी आज स्पीकर भी नहीं बनते। ये स्थिति थी वहां की। तो बिरला जी पावर सेंटर बन ही नहीं सकते। बिरला जी खुद किसी के बैसाखियों पे थे, और जो पैसा खर्चा किया है, बिरला जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पैसा खर्चा हुआ है, बाप रे, राजस्थान का सबसे कॉस्टली चुनाव वहां लड़ा गया। अच्छा। हाँ। डेप्यूटी स्पीकर पद का क्या होगा? जब ये सवाल पूछा गया ओम बिरला से तो उन्होंने कहा कि पहले नियम पढ़ लो। हाँ, तो अब डिप्टी स्पीकर वो उसका चुनाव होगा फिर। ये जो मैंने क्या कहा, जब परंपराएं आपने सब खत्म ही कर दी, तो ये परंपरा के तहत दिया जाता था विपक्ष को पद। परंपराओं के तहत विपक्ष के बड़े पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता था, तब संख्या बल नहीं देखा जाता था। केजरीवाल ने जब बीजेपी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया, तब तो उनके सिर्फ 4 मेंबर थे। लेकिन दिया। तो ये देंगे? ये देंगे नहीं, ये तो चुनाव करवाएंगे। ये टीडीपी को देंगे, ये जनता दल यूनाइटेड को देंगे। फिर वही सवाल पूछूंगी, इनको इतनी दिक्कत क्या है? मतलब अब जब सबको साथ में लेकर चलने की बात नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, और आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी से फाइनली हाथ मिला ही लिया। प्रज्ञा, कितने दिनों से कम 2014 से तो केंद्र में मोदी जी को दिख रहे हो तुम। और मैं तो मोदी जी को जब गुजरात में, मतलब जब जनरल सेक्रेटरी थे दिल्ली में, तब से देखते आ रहा हूं। अच्छा। मेरा मोदी जी के बाद पहली बार मैं मोदी जी को मिला था जब वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात थे, और अडवाणी जी की रथ यात्रा कवर करने के लिए हम गुजरात से शुरुआत हुई थी हमारी। तब से आज तक मोदी जी ने जो बोला वो कब करा, जो तुम्हें अभी भी आशा है कि वो करेंगे। वो हमेशा जो बोलते वो कभी नहीं करते। अच्छा, आप तो नरेंद्र मोदी को इतने करीब से जानते हैं अशोक सर, आपने बोला जब वो जनरल सेक्रेटरी थे तब से आप उनको जान रहे हैं, तो उनकी बॉडी नहीं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात। ओके, तो आप राज्य इकाई के। अच्छा, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को भी जानते होंगे, समझ रहे होंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी, क्योंकि अब बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। अब इस नई पत्रकारिता के दौर में आपके अनुसार बड़ी बुझी दिखाई दी है। दो बॉडी लैंग्वेज होती है। एक, आप जब खुद अपने पीक पे होते हो तो आपको एक एरोगेंसी और एक आपको गर्व और उसका कॉन्फिडेंस चेहरे पे रहता है, कॉन्फिडेंस होता है। एक आप जबरिया दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं। वो जो दिखाने वाला चित्र है ना, वो है वर्तमान में 240 के मायने वो भी जानते हैं। लेकिन अब एनडीए की जीत को अपनी जीत बताने का एक दयनीय प्रयास वो करते हैं। वो दयनीयता दिखाई देती है।
क्योंकि बॉडी लैंग्वेज की बात मैंने इसलिए कही अशोक सर, जिस वक्त पर राहुल गांधी उनके साथ चल रहे थे और स्पीकर साहब अपनी कुर्सी तक जा रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि जब राहुल गांधी और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी का आई कांटेक्ट हुआ, हाथ मिलाए, उस वक्त पर आई कांटेक्ट हटा लिया नरेंद्र मोदी जी ने और आंखें नीची कर ली, वो अलग और देखने लगे थे। इसका क्या मतलब था? क्या जिन राहुल गांधी को पहचानते नहीं थे आप उनको उनसे हाथ मिलाना पड़ रहा है, ये कष्टकारी रहा, इसलिए क्या नहीं आंखें बदल ली? सवाल ये है कि उन्होंने जिसको ये कहा था कि तुम कौन है राहुल गांधी, कौन राहुल, यस, कौन राहुल, अब वही राहुल है जो बार बार तुम्हारे सामने आएगा। तो वो कहीं ना कहीं पराजय आंखों में तो देख के नहीं कर सकते ना, आप माइक पे या फोटोग्राफ में या सबके सामने बोल दो कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन जिसने आपको निपटा दिया यूपी में, उस अखिलेश और राहुल जी को सामने, तो दोनों जब राहुल और अखिलेश होंगे तो उनके सामने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। आदमी जो खुद होए वो जानता है वो कितने पानी में। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष अब राहुल गांधी हैं, इसके क्या मायने हैं? अब आगे क्या चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष को कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो उनको मिलेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कहेगा उसका जवाब देंगे, ये मुझसे अपेक्षा नहीं है इस सरकार से। जब राहुल गांधी फिर किसी इश्यू को उठाएंगे तो ये किसी तीसरी इश्यू का जवाब देंगे, जैसा हमने हिंडनबर्ग में देखा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, जैसा हमने मणिपुर में देखा कि मणिपुर के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जी, लेकिन ये पहली बार देखा सदन में जिस चीज पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार उस पर बात करने को तैयार नहीं। ये भी हमने देखा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष का हमले भी तीखे होंगे। आज पहला झटका अखिलेश यादव ने भी बता दिया। यस, हाँ, तो इस तासीर से आप देखिए विपक्ष के मायने क्या होंगे। विपक्ष हमलावर होगा, बीजेपी को जितना ज्यादा अरोगेंस होगा उतना उनको ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि जनता अरोगेंस पसंद नहीं करती, इसलिए 240 पे लाया। और ज्यादा अहंकारी हो जाएगा तो अगली बार ये 200 के भी नीचे आ जाएंगे, और समय यूं निकल जाता है। पहली बार ये जुगलबंदी देखने को मिली कि अखिलेश यादव हिंदी में वही बात कह रहे थे, उलाहना दे रहे थे, और राहुल गांधी इंग्लिश में वही बात कह रहे थे, और सारा इंडिया अलायंस सेम बात कह रहा था। ओम बिरला को उनके पुराने कर्म याद दिला रहा था। यहाँ तक कि जो निर्दलीय हैं वो भी यही बात कह रहे थे कि उम्मीद है कि अब आप आवाज नहीं दबाएंगे। एक वक्त तो ऐसा आ गया उनको कहना पड़ गया कि क्या मैं बोलने नहीं देता हूँ क्या? ओम बिरला को ये बात कहना पड़ गया। ओम बिरला जी को, मतलब आज यदि किसी भी आदमी को थोड़ी भी आत्मसम्मान होता, थोड़ा भी आत्मसम्मान होता तो उस पद से निकल जाता। वो जिस सदन में विपक्ष एक दूसरा पहिया होता है और आधा सदन है इस बार विपक्ष के पास, वो विपक्ष उनके कैपेबिलिटी पर सवाल उठा रहा है। मैं मेरे गाड़ी का ड्राइवर का इंजन स्टीयरिंग व्हील तो किसी के हाथ में दिया मैंने, लेकिन उसे बार बार ये कह रहा हूं तमीज से चलाना, पिछली बार जैसा गाड़ी ठोक मत देना, देखना सामने देख के चलाना, नींद आई तो झपकी मत मारना, दारू पिला के गाड़ी मत चलाना, फिर से तेरे को रख रहा हूं, सोच समझ के रख रहा हूं, औकात में रहना, ये सारी बातें बताना पड़ रही है। ऐसा ही कुछ आज हुआ। उनको बोला कि आप स्पीकर तो बन गए हो, आंकड़ा आपके पास है, लेकिन थोड़ा तमीज से, जो पिछली बार आपने जो सबकी अवहेलना करते हुए, जो परंपराओं को रोनते हुए जो काम किए हैं, इस बार नहीं होंगे, ऐसी आशा करते हैं। और इसके बाद आपने किया तो जवाब दिया जाएगा। तो अब नई संसद में अब स्पीकर साहब को नया ही कहा जाएगा, हालांकि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनका अनुभव उनसे बेहतर और कौन जानता है। पूरा विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है। तो अब नई संसद, नए स्पीकर साहब, नए सांसद, क्या लग रहा है अब आगे क्या होने वाला है अशोक सर? आगे कुछ नहीं, ये देखिए, ये पुरानी शराब वही है, बोतल बदल गई है। अच्छा, तेवर वही होंगे, लेकिन इस बार जिनको वो दादागिरी करते थे वो बड़े हो गए।
इसको थोड़ा समझाइएगा सर कि तेवर अगर वही होंगे तो पहले वाला मतलब रिपीट करेगा, पहले वाला एटीट्यूड रिपीट रहेगा संसद में, बिल्कुल वैसे ही नहीं सांसदों को नहीं, क्या हो रहा है ना निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रज्ञा जी, हो रहा है ना। हम्म एटीट्यूड तो रिपीट हो ही रहा है, हम्म। पहले दिन से देख रहे हैं हम। सरकार के एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। तो फिर आवाज दबाई जाएगी विपक्ष की, क्योंकि माइक कैसे म्यूट होता है, तो क्या होता है, कोई नया आता तो उसको तब सीखना पड़ता है। ओम तब बिरला जी को तो रटा तब मैं रटाया है। फिर आपको आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, इसलिए सवाल हम्म रिपीट कर रही है। हम्म तब विपक्ष कमजोर था, इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है। इस बार विपक्ष बुलंदी पे है, बराबरी पे है और इकट्ठा है। हम्म। पिछली बार बिखराव था, इस बार पूरा सॉलिड एक साथ है। जब तक ये 272 यस। अपने बलबूते पे नहीं करते, तब तक ये ऑक्सीजन पे रहेंगे, ये बात भी तय है। अच्छा, बड़ी चर्चाएं चल रही थी, नीतीश और नायडू खेल कर सकते हैं, खेल कर देंगे, स्पीकर वाले दिन खेल कर देंगे। देखिए, मेरी इसका मेरी क्या एक हुआ? मे, नहीं, मेरी बात देखिए, मेरी कुछ टीडीपी के नेताओं से भी बात हुई, हम्म और जब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू से सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो भी सही है। उनने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू को जेल हो गई थी, कितने राष्ट्रीय नेता आए थे मिलने, कितने लोगों ने ट्वीट किया था हमारे लिए। एक शरद पवार छोड़ा तो किसी का फोन तक नहीं आया। और अब आप हमको दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए तुमको खेल करना होगा। जब हम मर रहे थे, हमारा लोकतंत्र आंध्र प्रदेश में मर रहा था, तब आप लोग कहां थे। अब हम आंध्र प्रदेश में सत्ता में आए हैं, हमारी अपनी जरूरतें हैं, और वो जरूरतें यदि नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं तो हमको पहले आंध्र प्रदेश देखना है। आंध्र प्रदेश में हम बचे रहेंगे तो फिर दिल्ली की बात करेंगे, वो उनकी जगह पे है। नीतीश कुमार जो कई बार यू टर्न ले चुके हैं, उनसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इसकी अपेक्षा रखना बेईमानी होगी। तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ, जिस दिन नीतीश बाबू की पार्टी टूटेगी, 2/3 सांसद बीजेपी में मर्ज होंगे, उस दिन नीतीश बाबू को लोकतंत्र याद आ जाएगा, जैसा बीजेडी को याद आया। और दूरी बना ली। अब दूरी बना ली। जब दूरी बनानी थी, तब बीजेडी गोद में बैठ बैठ के तमाशा मजाक उड़ाती थी सबका। आज वो खुद मजाक बन गई। तो सर्कल पूरा होने में टाइम नहीं लगता। अभी विधानसभा के चुनाव भी होंगे बिहार में, उसी में देखिएगा आप क्या होता है। अच्छा, एक बात और कही जा रही है कि अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होने वाला है, तब सबको बोलने का अधिकार है, सब बोलेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। और इस बार तो विपक्ष इतना मजबूत है, इतनी संख्या में है, दहाड़ेगा भी, सवाल भी पूछेगा, इतने सारे मुद्दे भी हैं। नरेंद्र मोदी की बोनी तो वैसे भी अच्छी नहीं हुई, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तमाम कांड सामने आ गए। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की असली अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है? देखिए, मैंने भी कहा कि अग्नि परीक्षा ये कोई बिल नहीं है। अग्नि परीक्षा स्पीकर का चुनाव नहीं है। सदन में हर बिजनेस अग्नि परीक्षा है इस सरकार के लिए, क्योंकि विपक्ष हर जगह अड़ंगा लगाएगा। और आप 240 पे, इसलिए रोज इन 52 लोगों की आरती उतारनी होगी। ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हर दिन अग्नि परीक्षा है इस सरकार की, जब तक कि अपने बलबूते पे 272 क्रॉस नहीं करते। आज संसद में जो कुछ कार्रवाई हुई उसका विश्लेषण क्या करेंगे अंत में? क्या नहीं देखा नहीं, ये तो आपने? होना ही था। आज बिरला जी ने जो देखिए, बिरला जी के पूरे पुराने कार्यकाल को लेकर लोगों ने टिप्पणियां की, वो अधिकार था, और बिरला जी को वो सुनना भी पड़ेगा यदि आप फिर उसी जगह पे आ गए तो। और मैंने कहा कि ये सब सुन के कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है देश में। हाँ, एक बात जरूर है, बिरला जी ने धन्यवाद देने के पहले इमरजेंसी के लिए 2 शब्द मतलब मिनट का मौन रखा। हाँ, ठीक है, इमरजेंसी पर इतनी बात करने की क्या जरूरत थी? 50 नहीं साल नहीं, पीछे चले गए बिरला जी। बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा मानना है कि बिल्कुल करनी चाहिए। इमरजेंसी यानी जो आपातकाल था, वो इस देश के इतिहास पे काला धब्बा है। काला धब्बा है, बिल्कुल है। बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन फिर गोधरा हत्या
कांड की भी बरसी आएगी। मौन उस पर भी रखना चाहिए। 700 किसान जो मरे आंदोलन में, वो भी इस देश के ही लोग थे, किसान थे, भूमिपुत्र थे। उनकी शहादत पे भी मौन रखना चाहिए। पुलवामा में जो शहीद गए, जिसे हम शहीद कहते, लेकिन सरकार उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दे पाई, वो करवाया गया कि होने दिया गया, ये आज भी प्रश्न है। उस पे भी मौन होना चाहिए। 1 साल हो गया, आज भी मणिपुर में बहनों की इस्मत लूट रही, आज भी मणिपुर अशांत है। मौन उस पे भी होना चाहिए। रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, लोग पूरा टिकट का पैसा देके, बड़ा हुआ टिकट का पैसा देके लोग इस विश्वास में सोते हैं कि मैं घर पहुंचूंगा, उन्हें सीधा स्वर्गलोक पहुंचा दिया जाता है। मौन उस पे भी होना चाहिए। यदि प्रज्ञा जी मौन की बात करना शुरू करूं तो शायद ये संसद फिर मौन ही करती रहेगी। और मेरा मानना है संसद की जगह मौन तोड़ने की है, मौन रखने की नहीं। आज इमरजेंसी क्या होती है? आज 50 साल बाद उनको इमरजेंसी याद आ गई। कितने लोग हैं कि जिनको इमरजेंसी मालूम है? आज की युवा पीढ़ी को तो पता भी नहीं आपातकाल क्या है। आज जब कोई पूछता है कि आपातकाल की क्या बात होती है, व्हाट वाज इमरजेंसी, तो मैं कहता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक जो आप झेल रहे थे, वही आपातकाल था। फर्क इतना है कि वो घोषित था या घोषित है। नोटबंदी होती है, कैबिनेट को पता नहीं होता। किसानों के बिल पास होते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया जाता। कोई बिल पास होते हैं, पार्लियामेंट से विपक्ष को निष्कासित करके बिल पास किए जाते हैं। जीएसटी तानाशाह अपने मनमानी से 5 स्लैब में लॉन्च करता है, जो चाहे कर्ज लेता है, जिसको चाहे पैसे उड़ा के देता है, जो चाहे चीज किसी उद्योगपति के गले डाल देता है। विपक्ष जब आवाज करता है, इमरजेंसी में उठा के जेल में ठूसते थे, आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लोगों को उठा उठा के जेल में ठूसती है। घोषित और अघोषित में अघोषित ज्यादा रिस्की और डेंजरस रहता है। सामने सामने लड़ाई सबको पता होता है क्या है, कोई कमजोर होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन ये अघोषित जो है, ये आपका दोस्त बन जाता है, पीठ में ज्यादा खतरनाक होता है। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया नए पीढ़ी के लिए यही आज इमरजेंसी की बात हुई, इसलिए कि नए पीढ़ी को यही बताना चाहता हूं कि आपके नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो पा रहा है। आपके एग्जाम देते हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन आपको कॉल लेटर आते हैं, इंटरव्यू हो जाते हैं, लेकिन आपको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। आपके घर की थाली महंगी हो जाती है, आप आवाज नहीं सकते। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, ये समाज के कुछ ठेकेदार तय करेंगे। ये है आपातकाल जो आज हम रोज झेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह से विपक्ष आज हार करके भी जीत गया पर विस्तार से बात कर रहे थे। विश्लेषण अशोक सर का हमेशा धांसू रहता ही है, लेकिन हमारे चैनल के लिए आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम परत दर परत आपके लिए ही खोलते हैं। एक एक राजनीतिक पहलू पर बात सिर्फ आपके लिए करते हैं, ताकि आपको जो कुछ भी पता होना चाहिए वो बिना ब्रेक आप तक पहुंचता रहना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।